नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज का सवाल कि महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में आज वोटिंग होनी है। अब से करीब 1.5 घंटे बाद सदन में चर्चा जारी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संबोधन के दौरान हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने सेना से लेकर पीएम तक के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने यह कहकर राहुल गांधी पर हमला बोला। सवाल कि क्या एलओपी का यही काम है? करेंगे चर्चा। क्या राहुल गांधी ने कहा उसकी चर्चा भी। जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया। अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? तो चलिए, एक ट्रेलर आपने देखा और ट्रेलर की सदन में अब से थोड़ी देर पहले किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ। और अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह करीब 1 घंटे बाद महिला आरक्षण बिल पर सरकार की ओर से जवाब देंगे। जो जो आरोप विपक्ष ने लगाए उन सभी का गिन गिन कर जवाब आएगा। उसके बाद इस बिल पर वोटिंग होगी। वोटिंग में सरकार ने क्या नंबर जुगाड़ कर लिए हैं, बिल पास होता है या फिर अटकता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले सदन में आज जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर पहले तो स्पीकर ने आपत्ति दर्ज कराई, सरकारी पक्ष से भी आपत्ति दर्ज कराई गई। फिर उनके शब्दों को संसद की कार्रवाई से हटाया भी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के शब्दों, उनके बयान पर विरोध जताया। हालांकि राहुल गांधी के संबोधन के विवादित हिस्से को, जैसा हमने पहले जिक्र किया, सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। दरअसल राहुल गांधी का पीएम मोदी को जो बीजेपी ने कहा कि मैजिशियन कहकर आरोप लगाए, जो वो देश का अपमान है। सेना के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट को जादू कहने पर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया। सुनिए। हम श्रीमान राहुल गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है। हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो आप सोचिए कि महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही थी कि जो परिसीमन को लेकर बातचीत चल रही है उस पर राहुल गांधी को बात लिखना था। फिर तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने यह भाषण खुद से तैयार किया या फिर किसी ने तैयार किया, करवाया होगा। तो क्या इतना कंटेंट नहीं था कि 3 बिलों पर भाषण लिख पाते या बोल पाते, कि उसके बाद पूरी दुनिया घूम लिए, इस पर बहुत कम बोले। राहुल गांधी को बोलना था महिला आरक्षण बिल पर, लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने जलेबी की तरह बातों को घुमाना शुरू कर दिया। इधर उधर की कहानियां सुनाई, बचपन की बातें की, पार्क की बातें की। बार बार स्पीकर ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि यह सदन है, सदन की मर्यादा के हिसाब से बोलिए। बावजूद इसके राहुल गांधी माने नहीं। अब सुनिए लोकसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा। ये उचित नहीं है सर। आई फिनिश सर। नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। तो आप सोचिए कि लोकसभा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि चौक चौराहे पर नहीं खड़े हैं, देश की संसद है, दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, और वहां पर जो मनाएगा वो बोलेंगे।
मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। माधवी अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिवरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सैयद जरीन है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और निमी रस्तोगी हैं आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी जी आपसे कर लेता हूं। अलबत्ता मैं चाह नहीं रहा था, क्योंकि महिलाएं हैं पैनल पर, तो मैं उनसे शुरू करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप अलबत्ता कार में ही मौजूद हैं। ना आपके नेता सीरियस दिखाई दिए सदन में, ना आप सीरियस दिखाई दे रहे हैं। सदन में आपको सीरियस नहीं दिखाई दिए? क्या बात कर रहे हैं पांडे जी? सारे सवाल टू द पॉइंट थे, सारे सवाल टू द टॉपिक थे। आप बार बार बोल रहे हैं कि चर्चा महिला आरक्षण बिल पे थी। नहीं, चर्चा महिला आरक्षण बिल पे नहीं थी। चर्चा थी महिला आरक्षण बिल का एक्सटेंशन किया गया, जिसको डीलिमिटेशन बिल से जोड़ा गया, परसिमन से जोड़ा गया, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है। तो ये बार बार भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए कि महिला आरक्षण बिल पे बहस हो रही है। बहस महिला आरक्षण बिल पर नहीं हो रही है, बहस हो रही है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पे डीलिमिटेशन बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए और कैसे महिला आरक्षण को रोका जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बातें राहुल गांधी ने हमेशा से महिला आरक्षण के खिलाफ। नहीं, ठीक है, तो इन बातों में बचपन की कहानियां और इन बातों में ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट का जिक्र करने का क्या मतलब था? मतलब परिसीमन का इनसे कोई लेना देना है क्या? पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति तभी सही होगी जब इनकी नियत सही होगी। सर पहले नीति नियत की बात सुनिए ना, ये ज्ञान प्लीज, ये मोरल लेक्चरिंग शुरुआत में नहीं। अश्विनी मिश्रा, ये मोरल लेक्चरिंग शुरुआत में नहीं। मैं टू द पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैं पूछ रहा हूं परिसीमन का, महिला आरक्षण बिल का आपके आरोप की साउथ के साथ भेदभाव हो रहा है, उसको जस्टिफाई करते, कोई फॉर्मूला लेकर आते कि जो जानकारी आ रही है ऐसे साउथ के स्टेट के साथ भेदभाव होगा। इन सारी बातों का ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट से क्या लेना देना, मैं इतना जानना चाहता हूं बस। पांडे जी, पहले तो आप जनता को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। सर भ्रमित मैंने नहीं किया है। अश्विनी मिश्रा, मैंने भ्रमित नहीं किया है, मैंने भ्रमित नहीं किया है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, आप और आपके नेता भ्रमित कर रहे हैं। अश्विनी मिश्रा, मैं सिर्फ इतना, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल जो परिसीमन का बिल है, उसका आपके आरोप की साउथ के साथ भेदभाव होगा, या जो भी आपके आरोप है उन पर बोलते राहुल गांधी, इन सारी बातों का ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट से क्या लेना देना, मुझे इतना समझाइए। उसके बाद आप जितना कहेंगे मैं आपको सुन लूंगा, समय दे दूंगा। वो सरकार जो महिलाओं के लिए सीरियस नहीं है, महिलाओं के अधिकारों के लिए सीरियस नहीं है, उनकी नियत बताना कर्तव्य होता है विपक्ष का। राहुल गांधी जी वही कर्तव्य निभा रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार को छोड़िए, आप 1990 राजीव गांधी जी पहली बार महिला आरक्षण का बिल लेकर के आए थे, तब भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने इसका विरोध किया था, इसके अगेंस्ट वोट किया था। तो इनकी कभी नियत थी ही नहीं महिला आरक्षण बिल को पास करने की। अब सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं, तो सरकार से आप मांग करिए। अब एक मिनट सुनिए, संसद की कार्रवाई तय होती है तो एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा के हिसाब से एक्शन होता है। इस 3 दिनों के स्पेशल सेशन का एजेंडा पहले से तय था, और उसी तरीके से इस डिबेट का भी एक एजेंडा तय है। अश्विनी मिश्रा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब 3 दिनों का स्पेशल सेशन महिला आरक्षण बिल समेत 3 बिलों पर था, तो दूसरा कोई एजेंडा आप कहिए कि नियत पर एक अलग से स्पेशल सेशन बुलाइए, हम उस पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे समझाइए ना, क्या लेना देना है? जिस तरह मेरे शो का एक एक सेकंड कीमती है, तो देश की लोकसभा का भी कीमती है, जनता की गाड़ी कमाई खर्चा होती है, और आप दुनिया भर की बात कर लेंगे मुद्दे को छोड़कर। नहीं, पॉइंट यही है कि लोकसभा का 3 दिन का स्पेशल सेशन लाने की पॉइंट ये है अश्विनी मिश्रा, सुनिए, पॉइंट ये है कि आपके पास कंटेंट नहीं है बोलने को। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं, पॉइंट ये है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपकी नियत में खोट दिखाई देता है। नहीं थी क्या? नहीं है कंटेंट भाई आपके पास, वरना राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको उनके लिए समय बाध्यता नहीं हो सकती थी। आप वो बोलते महिला आरक्षण बिल पर कैसे सरकार की नियत में खोटे वो समझाते, कैसे साउथ के स्टेट्स को लेकर सरकार की नियत में खोटे ये समझाते, एक फॉर्मूला लेकर आते। वो भी समझाया है, वो भी समझाया है। पता नहीं सर कैसे बताते हैं, मुझे तो नहीं समझ आया। ये 50% की बात कर रहे हैं। 50% कहाँ है? मुझे नहीं समझ आया। आप बताइए। अश्विनी मिश्रा, फिर वही बात है, तो यही बात पूछते ना राहुल गांधी सदन में, ये बात पूछते, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, हर सांसद यही बात पूछ रहा है। अच्छा, ठीक है, बेवकूफ बना रहे हैं। अब सर पता नहीं कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। पहले थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए अश्विनी मिश्रा, और सीरियस की तरह बातें करिए। मुझे मालूम है आपको आपके नेता के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर आज मुश्किल है, जबकि आपके पास एज हो सकता था आज। लेकिन खैर छोड़िए, माधवी अग्रवाल, मुझे तो आता हूं, आप रुक जाइए, महिलाओं पर जाने दीजिए, रुक जाइए। माधवी अग्रवाल, राहुल गांधी ने जो कहा सो कहा, लेकिन एक चुनौती तो है कि ये आगे बिल पास होगा, अटकेगा, क्या होगा? अमित शाह जो बोलेंगे जवाब भी आएगा, क्या आगे की स्ट्रेटजी?
देखिए राकेश जी, एक महिला होने के नाते सबसे पहले मैं कहूंगी कि बड़ी दुख की बात है कि आज भी हमें इस पे बहस करनी पड़ रही है, और ये बहस जो बता रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के मंसूबे जो है वो साफ दिखाई देते हैं। बार बार ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि राजीव गांधी जी का बिल है, सोनिया गांधी जी का बिल है। उनका हमारी तरफ से बोला गया था, भाई 2008 में सोनिया गांधी ने घोषणा की कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, 100 दिन के अंदर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद कोई पता आता नहीं इनका। उसके बाद ये लेकर आते 2009 में बिल लेकर आते हैं, और इनके घटक दल जो होते हैं उस समय सपा और जो लालू प्रसाद यादव जो होते हैं वो इसका विरोध कर देते हैं। भाई ये खेल खेला जा रहा है, जिस तरीके से सामने दिख रहा है, जनता देख रही है। कल मोदी जी ने सदन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, मैं आप लोगों को एक ब्लैंक चेक दे रहा हूं, आप इस पे अपना एक सिग्नेचर करिए और एक ऐतिहासिक फैसले में अपना सहयोग दीजिए। महिलाएं ताकती रह रही हैं लगातार। आज जो स्थिति है महिलाओं की सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, उनकी मौजूदगी को एक स्पष्ट बहुमत देने के लिए एक कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका कहना यह है कि पहले क्यों नहीं किया, तो अभी क्यों किया, 23 में आया तो 29 में क्यों नहीं? भाई आपकी सरकार सबसे ज्यादा इस देश में ठीक है माधवी जी, वो बात ठीक है। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो पीएम ने कल ब्लैंक चेक दिया जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो ब्लैंक चेक किसी ने कैश करवाया या नहीं? देखिए, स्थिति तो यही बता रही है कि इन लोगों के मंसूबे साफ नहीं हैं। ये चाहते हैं कि ये अटकता रहे। इसका श्रेय जो है वो मोदी जी की सरकार को नहीं जाना चाहिए। मतलब आप मान रही हैं कि एक तरीके से नहीं, ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद मतलब आप ये मानकर चल रही कि अटक सकता है? ये इस राजनीति के अंदर में ये नहीं देख रहे कि महिलाओं के साथ जो अन्याय कर रही है विपक्ष की पार्टी, केवल अपनी राजनीति की नहीं, वो ठीक है माधवी जी, मैंने एक स्टेटस समझने की कोशिश की। वो बात आपकी सारी ठीक है, आप जो आरोप लगा रही हैं, जो आप कह रही हैं, वो सारी बातें आती रहेंगी, अगले आधे घंटे वही होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, मतलब आप ये मानकर चल रही हैं कि नंबर्स को लेकर दिक्कत है अभी? देखिए, सीधी सी बात है, डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए। उसके लिए फ्लोर पर 2/3 मेजरमेंट की जरूरत है, मेजोरिटी की जरूरत है। अब ऐसे में अगर विपक्ष इस चीज को जानते हुए ये कोशिश कर रहा है कि हम इस पे अपना अड़ंगा लगाएं, तो वो लगाएंगे ही। और हम ये अभी भी हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये जो है हमारी तरफ से जो हमने कोशिश की है, उस कोशिश का सकारात्मक रिजल्ट जरूर आने वाला है। अगर इनने सोच लिया है कि हमें ये पास नहीं होने देना है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा पूरे देश के साथ, महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ। चलिए, एक बात तो है कि आप ये मान रही कि वो सोच लिए हैं और विपक्ष एकजुट रहा तो ये अटकेगा, ये बात आप मान रही हैं। अब आते हैं नियत वाले पर। अब शुभ रास्ता, ना अश्विनी मिश्रा के पास मुझे कंटेंट दिखा, ना राहुल गांधी के पास दिखा। महिला आरक्षण बिल परिसीमन बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बचपन की कहानियां और बालाकोट सिंदूर तक पहुंच जाने का क्या मतलब निकालें? देखिए, मैं तो एक बात और ऐड करूंगी इसमें राकेश जी, कि मैंने अभी बहुत ध्यान से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और मैंने अश्विनी मिश्रा जी के अलावा राहुल गांधी जी को भी सुना। मुद्दा साफ है, जब महिला आरक्षण की बात होती है तो महिला आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे अगर सर्व पार्टी की सहमति बन चुकी है और सदन में बिल पारित होने के बाद एक एक्ट के रूप में वो नहीं आ पाया है लेकिन अगर पार्टियों में इतनी ज्यादा प्रतिबद्धता है कि वो उसके फाइनल डिटेल्स में जा रहे हैं, तो आप पूछिए ना कि कांग्रेस पार्टी में आज तक कितनी महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बनाया, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कितने दलित महिलाओं को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया और किस तरीके की बहस कराई गई। आप ये सभी प्रश्न पूछेंगे। आज बात आरक्षण की नहीं होनी चाहिए राकेश जी, क्योंकि हमने 1996 से लेकर 2026 तक एक लंबा सफर तय किया है जिसमें ये एस्टैब्लिश हो चुकी है बात कि महिलाओं को आरक्षण देकर के आप महिलाओं के ऊपर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी क्यों नहीं हो, भाजपा ही क्यों नहीं हो, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया जा रहा। हमने ऑन ब्लॉक वोट बैंक करके को बनाया, ऑन ब्लॉक वोट बन के आज कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया है कि हम वो भाषा बोले जिस भाषा को बोलने में अभी भी राहुल गांधी कतरा रहे हैं। हमने बतौर मुस्लिम महिला भी हमने एक वोट बैंक बन करके मजबूर कर दिया मुसलमान नेताओं को ये कहने के लिए कि हमारी बहनों के बारे में सोचो। तो आप महिलाओं के ऊपर कोई भी नेता इस मुगालते में नहीं रहे कि हमें आरक्षण देकर के वो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। हम एहसान आपके ऊपर कर रहे हैं कि हमने अभी तक अपनी थॉट पॉलिटिक्स को सामने नहीं लाया है। और मुझे लगता है कि ये लकीर, यहां से राजनीति की नई लकीर विपक्ष के द्वारा खींची जानी चाहिए थी। उनको पूछना चाहिए था कि सिर्फ संसद में आरक्षण दे करके क्या महिला राजनीति में महिलाओं की भूमिका और उनकी सक्रियता निर्धारित की जा सकती है। हम ये दिन कब देखेंगे जब ये कॉन्वर्सेशन, ये संवाद का मुद्दा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है या कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता है वो बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए क्या किसी महिला के हाथ में वो
बागडोर थमाई जा सकती है। मूल प्रश्न ये होना चाहिए था कि जब चुनाव के पहले लोग कमिटीज बना करके बैठते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे बात होती है, तो वहां पर महिलाएं कितनी निर्णायक भूमिका में है। प्रश्न पॉलिटिक्स में ये होने चाहिए, प्रश्न ये नहीं होने चाहिए कि हमने 33% कहा तो हम 50% कह रहे हैं। ठीक है, इस पर चर्चा होगी। थोड़ा सा रवि किशन को सुन लेते हैं, एक बार बोल रहे हैं। जी, विरोधियों को नहीं मिलेगा, ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। हर हर महादेव, महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए 33%। और सुना हो अध्यक्ष महोदय, और परसिमन भी होके के चाहिए। जय हो आपकी। एगो सुन ला, एगो एक बात सुना हो गई। अरे सुन ला, अरे ढेर हो गई। कहाँ रे? अरे हो गई ना। बस परसिमन मिलना चाहिए। जय, धन्यवाद अध्यक्ष। श्रीमती शोभा बचाओ, श्रीमती शोभा बचाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, तो रवि किशन का ये अंदाज और थोड़ा सा भोजपुरी में भी ये तड़का भी, लेकिन अश्विनी भाई जवाब है शुभरास्ता की बात का? बिल्कुल बिल्कुल, सुब्रास्ता जी हमारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बस शायद थोड़ा सा जानकारी कम रखती हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी पार्टी ने दी, महिला स्पीकर हमारी पार्टी ने दी। आपको क्या क्या गिना है? मीरा कुमारी, नजमा हेपतुल्ला, इंदिरा गांधी, बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे। रही बात एक सबसे इंपॉर्टेंट विषय, आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं 10 सेकंड का समय दीजिए ताकि मैं इस पॉइंट को खारिज कर सकूं। आपने महिलाओं को बतौर सिंबल जरूर रखा अश्विनी जी। आप ही की जब महिला नेत्री इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उसके पहले जब वो राजनीति में कदमें गिन रही थी, तब हमारी नालंदा की सांसद थी, नाम गूगल कीजिएगा, उनको आज तक तारकेश्वरी सिन्हा को वो सम्मान तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, क्योंकि तारकेश्वरी सिन्हा जी का जो नहीं उनका जो प्रोफाइल था उससे इंदिरा गांधी को दिक्कत थी। आप महिला राजनीति में बात मत कीजिए। मैंने पूछा कितने चीफ मिनिस्टर्स दिए, गोल क्यों कर गए आप? उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर आपने नहीं, और आपने उस समय इसलिए नहीं बनाया उत्तर प्रदेश की महिला चीफ मिनिस्टर उनको, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि आपको लग रहा था कि वहां की राजनीतिक साख एक ऐसी महिला ही पूरी कर सकती है जिसमें साहित्य की समझ हो। इसीलिए आप मुझे सुब्रास्ता जी सवाल पूछिए तो जवाब भी तो सुनिए। सवाल पूछिए, जवाब भी तो सुनिए। आपने तारकेश्वरी जी का नाम लिया है, आपने तारकेश्वरी जी का नाम लिया। तारकेश्वरी जी मिनिस्टर थी इंदिरा नेहरू जी की सरकार में। आप क्या बात कर रही हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थी। आप बताइए ना, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने कितनी महिलाएं आरएसएस संघ के अध्यक्ष रही? महिलाएं संघ के अध्यक्ष रही। आप सुब्रास्ता जी, आप कुछ भी झूठ बोलेंगे, आप कुछ भी झूठ बोलेंगे और आप चाहेंगे हम आपकी बात से आप बताइए ना, आप कुछ भी झूठ बोलेंगे हम आपकी बात मान लें। आपके पास एक झूठ बोलेंगे हम आपकी बात का समर्थन थोड़ा तो पढ़ के आया। एक मिनट प्लीज अश्विनी मिश्रा, नहीं अच्छा लगता है कि थोड़ा पढ़कर आया करिए, फिर मैं आपको कहूं थोड़ी और तैयारी करके आया करिए। बिल्कुल, आप क्यों किसी की पढ़ाई और काबिलियत पर आप सवाल उठाएंगे? मैंने सिर्फ आपसे पूछा, आपके पास कंटेंट नहीं है महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलने के लिए। आप चले गए ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट और पता नहीं कहां पूरी दुनिया घूम लिए। 30 सेकंड और फिर मैं बाकी मेहमान का रुख करता हूँ। आपके पास कंटेंट है पांडे जी, मैं आप सवाल पूछूं? मैं यहाँ कंटेंट देने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ। कंटेंट देने का मन होगा तो आपसे ज्यादा कंटेंट दे दूंगा अश्विनी मिश्रा, ये दावा करके कह रहा हूँ। तो ये मेरे सवाल पूछने का मन है, जवाब दीजिए। कंटेंट आपको देना है, मेरा काम है आपसे कंटेंट निकलवाना और ये जनता को बताना कि आपके पास कंटेंट है या नहीं है। तो अभी रुक जाइए, 30 सेकंड शुभरास्ता को बोलने दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 मेहमान अभी भी बाकी हैं। जिस प्रश्न से कांग्रेस पार्टी के मिश्रा, सिन्हा, सिंह दिक्कत होती है उनको, जिस प्रश्न से राहुल गांधी थर-थर कांपते हैं, वो ये है कि इंदिरा गांधी के समकालीन कितनी महिला नेत्रियां कांग्रेस ने उत्पन्न की। इसका जवाब इनके पास नहीं है। तारकेश्वरी सिन्हा को डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बना के आपने एहसान नहीं किया था। वो महिला अपने मेरिट पर ऑक्सफोर्ड गई थी, किसी के पिताजी के रिकमेंडेशन लेटर पर बाहर पढ़ाई करके नहीं आई थी, फुल स्कॉलरशिप पे गई थी वहां। इसीलिए तारकेश्वरी सिन्हा जी को और इंदिरा गांधी के समकक्ष में खड़ा मत करिएगा। उनके पीछे पर्सनल कहानी भी है जो यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। उनके भाषण इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पे जाने नहीं दिए थे। यही संसद की कार्यवाही जो आज हम देखते हैं कि कौन नेता किस तमीज के साथ, किस शऊर के साथ बोल रहा है, वो भाषण पहले लाइव नहीं होता था। उन्होंने कटवा छटवा करके, आज भी आप ढूंढ लीजिए एनएमएमएल में, आपको भाषण नहीं मिलेंगे उनके।
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब सैयद जरीन, आप लोग क्या विपक्ष में वोट करेंगे, पक्ष में वोट करेंगे? जी देखिए, हम तो महिला आरक्षण के साथ हैं। बस हमारा मुद्दा ये है कि 2011 का जो जनगणना का जो आंकड़ा, उसके हिसाब से आप ये बिल मत लाइए। आपने 2023 में आप खुद संसद में ये सदन में ये लेकर कर आए थे बिल, और आपने खुद ये अश्योर किया था कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिमिलिटेशन होगा, उसके बाद आप ये लेकर कर आएंगे बिल। तो इतनी जल्दी क्यों? बस हमारा इस पर क्वेश्चन है कि इतनी जल्दी क्यों? कहीं ये चुनावी प्रोपोगेंडा तो नहीं है बीजेपी के द्वारा, जो हमेशा करती आई है? हाँ। क्योंकि देखिए, 2 राज्यों में चुनाव अभी हो रहे हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको चुनावी लुभावना देने के लिए तो ये कहीं प्रोपोगेंडा नहीं चलाया जा रहा है। देखिए, जो प्रोसेस है, जो सही तरीका है, उस तरीके से आप करिए, आप सही स्वरूप में लेकर कर आइए। हम बिल्कुल इसके साथ हैं। मैडम, हमारी पार्टी अभी आपके हिसाब से आरक्षण दिया। मैडम, आपके हिसाब से तो बीजेपी अभी गलत तरीका अपना रही है। आपके हिसाब से बीजेपी गलत तरीका अपना रही है। मैं पूछ रहा हूं कि अभी आप लोग 1.5-2 घंटे बाद गलत है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नहीं, अभी आप लोग 1.5-2 घंटे बाद वो पीएम के ब्लैंक चेक वाले ऑफर पर वोट करेंगे या फिर विरोध में वोट करेंगे? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। मुद्दे की बात आ जाएगी, आ रहा हूं शुभरास्ता। सैयद जरीन, नहीं देखिए, तो प्रधानमंत्री तो ब्लैंक चेक दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा किया था। प्रधानमंत्री ने तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 2 सिलेंडर देने, मुफ्त में देने का भी वादा किया था। महिलाओं को मिल गया। अरे मैडम, ये फिर अरे देखिए, चुनाव पर नहीं चर्चा हो रही है कि आप वादे गिनाने लगी। एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। 1.5-2 घंटे बाद किधर वोटिंग होगी? या कह दीजिए मुझे जानकारी नहीं है पार्टी के स्टैंड की। नहीं दे रहे आप, मेरी बात समझिए, आप लुभावना दे रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल है जानकारी, आप ये बताइए। तो आप बताइए किधर वोट कर रहे हैं? सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हैं कि किधर वोट कर रहे हैं? आज जल्दबाजी क्यों? वो सब ठीक है। नहीं, बिल्कुल सरकार के पक्ष में नहीं करेंगे। हाँ। जब आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? हाँ। हम बिल्कुल नहीं, हम सरकार के साथ ही नहीं है। हाँ, ठीक। हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो एजेंडा है कि इस देश की आखिरी महिला तक, ठीक है। माधवी, एक माधवी का जवाब आ जाए, फिर आता हूँ शुभरास्ता। माधवी, आप लोग बहुत जल्दबाजी में और इसीलिए सपा साथ नहीं है। आज अखिलेश यादव जी का एजेंडा है। इसके पहले जो है मुलायम सिंह का एजेंडा था। जब 2009 में बिल पारित हुआ था, तब भी इन्होंने यही कहा था कि जो इनके जो शासित दल है वो क्षेत्रीय दल को खत्म करने वाले हैं। तो इनका एजेंडा कभी खत्म नहीं होने वाला है। तब भी पास नहीं होने दिया था, आज भी पास नहीं होने देंगे। कल शुरू होगा तो कल भी इसी पे डिस्कशन होगा। इनको तो पास करवाना ही नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि महिला होकर भी महिलाओं के विरुद्ध में बात करते कैसे है, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा, तो ये 2 साल बाद फिर इस पर चर्चा की जाएगी कि आज क्यों नहीं हो रहा है और अभी क्यों नहीं हो रहा है। 2023 लेकर आई तब आप लोगों ने कहा कि अभी महिला को समय पास करिए, और उसके बाद में जब दोबारा से चर्चा हो रही है, पहले पास क्यों नहीं किया? और जब 2009 में जब चर्चा हुई थी कांग्रेस की तरफ से, तब भी आप लोगों ने इसका विरोध किया था कि क्षेत्रीय दल को जो है खत्म करने की इनकी साजिश है, इसलिए अपने ही घटक दलों का आपने सपोर्ट किया। अगर आप गलत करेंगे, हम हमेशा विरोध करेंगे। अगर आप महिलाओं को कहीं से उनको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, महिलाओं की समझने की जरूरत है। मैडम सुनिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक मिनट सुनिए जरीन जी, कौन किसको चुनावी मुद्दा बना रहा है? आप जो है खास वर्ग की, आपकी पार्टी मुस्लिम महिलाओं को मुद्दा बना रही है, चुनावी मुद्दा, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बार बार नहीं दे दीजिए उनको, दे दीजिए आरक्षण। तो आप एक वर्ग को चुनावी वोट बैंक बना रहे हैं। जी ने ये बात क्लियर करी, पहले पिछड़ा वर्ग। अरे भाई, मुस्लिम महिलाओं को महिलाएं रहने दीजिए ना आप लोग, कि महिलाओं को भी ठीक है। एक निमी की भी बात आ जाए, फिर शुभ रास्ता आता हूं। एक उनके पास नहीं जा पाऊं, 1 मिनट और दे दीजिए। निमी रस्तोगी, ठीक है। जरीन जी आता हूं, बहुत समय है, अभी बहुत समय है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। निमी रस्तोगी जी, आपकी पार्टी भी अखिलेश यादव के साथ है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, आज अब बिना किंतु परंतु के कुछ सवाल हो सकते हैं, उन पर आगे घेरते रहेंगे, लेकिन आज वोट कर देते हैं? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकने में पीएचडी हासिल कर चुकी है। यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी जो है कंप्लीटली टेंजेंट पे जा रही है। अच्छा। अब आप हमारा पक्ष सुनिए, जो कि क्रिस्टल क्लियर है, और मोदी जी की बात को ही आगे रखते हुए हम ये कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, ठीक, जरूर होना चाहिए। और 2026 में आप अभी से आप हमें आरक्षण दीजिए,
साथ में ओबीसी को भी में महिलाओं का आरक्षण दीजिए। और आप ये कह रहे हैं ना बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, कब तक वेट करेंगे? हाय महिलाएं, हम तो ये कहते हैं 50% दीजिए। हर एक स्टेट में मेल फीमेल रेशियो जो है आप उसको सामने ले आइए, उतना ही आरक्षण आप महिलाओं को दीजिए।